हेलो बच्चों। मैं हूँ वैशाली मैम और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं न्यूट्री रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लाइफ प्रोसेसेस में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन के बारे में और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। जैसे ही मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बच्चों रेस्पिरेशन, तो तुम सबके दिमाग में क्या आएगा? मुझे बताए क्या आने वाला है कि भाई जो सांस हम ले रहे हैं दैट इज द एयर दैट वी आर इनहेलिंग। जो सांसें हम ले रहे हैं दैट इज इनहेलेशन जो हम कर रहे हैं, और जो हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही आएगा। सी इफ आई आस्क यू व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी के दिमाग में यही आया। ठीक है, पर बच्चों दिस इज नॉट कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। ये सांस लेना सांस छोड़ना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बच्चों, ना कि उसको हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। देखो, रेस्पिरेशन जो आप लोगों के अकॉर्डिंग है कि भाई हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, उसको हमने रेस्पिरेशन बोल दिया, पर वो रेस्पिरेशन नहीं है। वो क्या है? ब्रीदिंग है। क्या है बच्चों? ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और जो ब्रीदिंग होता है उसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। So no, this is not a respiration. This is called as breathing. Breathing is a part of respiration. It involves only exchange of gases. मैंने कहा ना, तो सबको दिमाग में क्लिक हो गया। तो रेस्पिरेशन को अगली बार से याद रखना, आप ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जहां पे गैसेस खाली क्या होंगी? एक्सचेंज होगी बच्चों। ठीक है, तो फिर रेस्पिरेशन क्या है? अगर जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों ब्रीदिंग है, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि भाई मैम ये तो बता दो फिर रेस्पिरेशन क्या है। बच्चों देखिए, हम उसको एनिमेशन से समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होगा। रेस्पिरेशन में जैसे ही आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, जैसे ही आपने ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू इनहेल किया, अंदर लिया, लंग्स में लिया, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, लंग्स में गया, लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? देखो, ये ऑक्सीजन आ गया, लंग्स में चला गया, अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा। तो दिस इज अ ब्लड वेसल्स। देखो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में चला गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में क्या हुआ? अगेन विल लुक। रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो पहले लंग्स में आया, तुमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में आया, क्या किया हमने? ऑक्सीजन लिया, लंग्स में आया, उसके बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बच्चों? ब्लड में जाएगा। ब्लड से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड से ये ऑक्सीजन कहाँ जाने वाला है? ब्लड उसको लेकर जाएगा हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक, सारे सेल्स तक। तुमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग से ब्लड में जाएगा, ब्लड से ये बॉडी के सारे सेल्स में जाएगा, मतलब यहां वाले सेल्स में भी जाएगा, पांव के एंड तक पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल्स के पास लेके जाएगा। सेल में जाने के बाद देखो, ये सेल में गया, सेल में जाने के बाद वो कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। इट्स एन ऑर्गेनल जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं बच्चों। सेल में जाने के बाद वो कहां जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, ये पूरा सेल है, सेल में यू कैन लुक दिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वहां पे ऑक्सीजन जाएगा, और यू कैन लुक, ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। वो किसका ब्रेकडाउन करेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो, इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज एटीपी। वहां पे एनर्जी बनती है, इसीलिए उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वहां एनर्जी बनती है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है? तो हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग्स से कहां गया? ब्लड में। ब्लड उसको कहां लेके गया? सारे सेल्स के पास। सेल्स ने क्या किया? वो ऑक्सीजन लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? उसकी मदद से फूड को ब्रेक किया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी। हम बोलते हैं ना बच्चों, खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है,
तो इस तरह से एनर्जी मिलती है। हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में देखा था ना कि हम न्यूट्रिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो न्यूट्रिशन में हमने खाली फूड इनटेक किया है, अब उस फूड में से जो एनर्जी हमको चाहिए वो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी। बात समझना, न्यूट्रिशन में तुमने फूड को यूटिलाइज किया, अब उस फूड से जो तुम्हें एनर्जी चाहिए वो तुम्हें कौन से प्रोसेस से मिलने वाली है, रेस्पिरेशन से मिलेगी। इन दिस पैटर्न हम इस चैप्टर में वही देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आर गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जब फूड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो हम एक्सहेल आउट कर देंगे थ्रू ब्रीदिंग, सो दे आर गिवन आउट थ्रू ब्रीदिंग। ओके, तो देखो ये सेल में जाएगा, सेल से ब्लड में गया, ब्लड से लंग्स में गया, लंग्स से बॉडी के बाहर। द एनिमेशन इज ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, यू कैन लुक अगेन। देखो फिर से एनिमेशन, सेल में था, सेल से ब्लड में आया, ब्लड से लंग्स में गया, लंग्स से नोज के थ्रू बाहर। सो ब्यूटीफुली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे तुम्हारा ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, बॉडी में जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बॉडी के बाहर जा रहा है। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, हम पूरा डिटेल में देखेंगे ये काम कैसे हो रहा है बच्चों। सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे दो तरह का रेस्पिरेशन आएगा, विच इज वेरी सिंपल बच्चों। एक हो गया तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा एनएरोबिक। ओके, एरोबिक, एरो मींस एयर, ठीक है, तो ये एयर के प्रेजेंस में होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और ये है तुम्हारा एन वर्ड, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होगा, मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं लगेगा बच्चों। सो दो तरह का रेस्पिरेशन आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration and anaerobic respiration. So respiration is of two types. In the presence of oxygen, that is called aerobic respiration, and in the absence of oxygen, which is called anaerobic respiration. Aero means in the presence of air and anaerobic means in absence of air. So बच्चों क्या हो गया respiration? दो तरीके के हो गए, aerobic, anaerobic. Aerobic जो air के presence में होगा, एनएरोबिक जो एयर के एब्सेंस में होगा। बच्चों एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि जो आपका एनएरोबिक, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज किया करते थे, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज किया करते थे, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों, फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है। पहले ही ज्यादा यूज किया जाता था, अभी तो ये वर्ड हर तरह के रेस्पिरेशन के लिए यूज होने लगा है। सो प्लीज मेक श्योर, याद रखना आपके दो तरह का रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। एरोबिक एयर के प्रेजेंस में होगा यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनएरोबिक जो एयर के एब्सेंस में होगा यदि विदाउट ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो दो तरह के रेस्पिरेशन सबको याद रखने हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें कि भाई रेस्पिरेशन में कौन सी दो चीजें आ जाती है या कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो देखो दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया ब्रीदिंग, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या होगा कि भाई तुमने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया और बदले में क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। सो ब्रीदिंग में जनरली क्या हो रहा है, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बच्चों, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तुमने सांस ली, सांस को रिलीज कर दिया, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जब इस गैस को यूज करके हम फूड को तोड़ेंगे, ये फूड कहाँ से आया बच्चों, याद करो, चलो फूड कहाँ से आया था, हमने खाना खाया, सपोज स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को खाया, स्टार्च का जब ब्रेक डाउन होता है बच्चों तो क्या बनता है, ग्लूकोज, विच इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। ये हम लोगों ने न्यूट्रिशन में देखा था, हमने ये कहाँ देखा था, न्यूट्रिशन में देखा था कि जो फूड तुमने खाया उसका डाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज का क्या हो गया था बच्चों, एब्जॉर्प्शन। ये ग्लूकोज का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया।
मतलब बॉडी ने उसको यूज कर लिया। एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई थी, विलाई ने उसको एब्जॉर्ब किया, ब्लड में दे दिया। अब ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने उसको बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा दिया, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट हर एक सेल को है। तो अब सभी सेल्स के पास ग्लूकोज तो आ गया, लेकिन उस ग्लूकोज में से एनर्जी कहाँ ली हमने। अब उस एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब ब्रेक करने वाले हैं इन शॉर्ट। हम ग्लूकोज से हम ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे, और बच्चों हम बहुत सारी क्या रिलीज करने वाले हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन। दिस एटीपी इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो दोनों दोनों प्रोसेस को लिंक करना बच्चों, सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में लिंक्ड है। हमने क्या कहा कि हमें बहुत सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। तो हमने फूड खाया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमने फूड लिया, उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। उसमें हमने डाइजेशन किया, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने स्टार्च का लिया, वैसे हमने प्रोटीन्स भी खाए, फैट्स भी खाए बच्चों, पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने स्टार्च का, जिसको हमने ब्रेक किया ग्लूकोज में, फिर उसका हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स में ग्लूकोज पहुंच गया। हमारे बॉडी के सारे सेल्स में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज में से एनर्जी कहाँ निकाली हमने, तो उसके लिए हमने क्या किया, रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया बॉडी के। अब उस ऑक्सीजन की मदद से हम हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, और बहुत सारी क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों ये जो पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन का, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। सेल्यूलर, सेल्यूलर वर्ड कहां से आया, सेल, सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रहा है। वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली जो तुमने इनहेल किया, वो गया कहां, सेल के पास गया ना, और उसका सारा यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है, सेल में तो हो रहा है। तो इसीलिए उसको टर्म क्या दे दिया गया है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो बच्चों याद रखना, तुम्हारे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में दो फेजेस आएंगे, एक ब्रीदिंग हो गया, दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया। ब्रीदिंग में क्या होगा, तुम ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे, वो सिर्फ ब्रीदिंग है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में तुमने जो ऑक्सीजन लिया, उससे तुम ग्लूकोज को या किसी भी फूड को ब्रेक करोगे और एनर्जी निकालोगे, और बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आया, उसको तुम एक्सेल आउट कर दोगे। तो ये दो फेजेस है बच्चों, जिसमें हम ये दोनों फेजेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग देखेंगे, बट वंस अगेन विल रिवाइज दिस थिंग। इसको हम पीपीटी के थ्रू एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सो फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, वी सॉ दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना, जो मेन रेस्पिरेशन में उसमें तो हमें एनर्जी रिलीज करनी है, वो भी सेल में होगी, इन द सेल। सो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देयरफॉर वी कैन से दैट कि रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं बच्चों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। ब्रीदिंग कहां पर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सो फिर से ध्यान रखना बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है, पहले आपको डेफिनेशन याद कर लेंगे, फिर दो तरह के रेस्पिरेशन है, आपको वो याद करना है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर आपको देखना है कि रेस्पिरेशन के दो फेजेस है, रेस्पिरेशन में दो फेजेस है, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं, अब हम ब्रीदिंग के बारे में देखते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ब्रीदिंग, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे एनिमल्स में। सो एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो एनिमल्स हर तरह के हैं, मतलब लैंड पे है, वाटर में है, ठीक है, कुछ स्मॉल साइज एनिमल्स है, कुछ बिग साइज एनिमल्स है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ एनिमल्स है, एंड सभी को रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स दिए गए हैं या उन्होंने अडेप्ट किए हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, यानी फिश हो गई, मछलियां जो पानी में रहती है, वो कैसे रेस्पिरेशन करेगी, गिल्स की मदद से। वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, गिल्स की मदद से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हो गए, काऊ हो गई, बफेलो हो गए, टाइगर है, लायन है, सो मेनी एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वो कैसे रेस्पायर करेंगे, थ्रू लंग्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, वो स्किन के थ्रू भी करेंगे। यू कैन सी हियर एग्जांपल, फ्रॉग का एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो फ्रॉग जो है ना, वो
स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। फ्रॉग के पास लंग्स भी है बच्चों, ठीक है, फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, पर फ्रॉग लंग्स के साथ साथ स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। सो बच्चों, एनिमल्स के केस में 3 मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ गए, गिल्स आ गया, लंग्स आ गए और स्किन आ गया, ठीक है। एनिमल्स के केस में जो मेन 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन से हो गए? एक तो गिल्स हो गए, ठीक है, एक लंग्स हो गए और तीसरा क्या हो गया? स्किन। सो ये 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। हम सबसे पहले देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में ये रेस्पिरेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम किस में देखेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स में देखते हैं। सो फर्स्ट विल लर्न एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में हम देखेंगे कैसे होगा। तो देखो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। हम तो सांस ले रहे हैं, तो ये जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, हमें मिल जा रहा है। पर ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा बच्चों? तो यहाँ पे पानी में, वाटर में ऑक्सीजन क्या होगा? डिसॉल्व होगा। वाटर में ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? डिसॉल्व होगा। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। अब है ना, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ना पानी में, वो उतनी अच्छी नहीं है। सॉल्युबिलिटी समझते हो ना? घुल जाना, जैसे पानी में चीनी को घोलना, जैसे पानी में चीनी को घोलना, पानी में नमक को घोलना, तो सबको पता है कि नमक ज्यादा अच्छे से घुल जाएगा कंपेयर टू चीनी। तो वैसे ही पानी में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो एयर में है। एयर में वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट है बिकॉज इट्स एन एयर, ओके। लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो उतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता। अब जब ये अच्छे से पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसकी जो डिसॉल्व चीजें हैं वो उसकी कम है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पानी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो वो अच्छे से डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो पानी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब पानी में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? स्पीड, ठीक है, वो उनकी जो स्पीड होती है, दैट इज स्पीड ऑफ ब्रीदिंग, जस्ट स्पीड ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर। बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करते हैं बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स है पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन उनको तो चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करेंगे? फटाफट 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 वो क्या करेंगे? ब्रीदिंग करेंगे। वो बहुत तेज और बहुत ज्यादा बार बच्चों ब्रीदिंग करते हैं ताकि उनका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है उनको मिल सके। समझ में आ रही है? अगेन देखो, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? पानी में से लेंगे, तो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होगा, लेकिन ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन पानी में कम हो गया। अब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन पानी में कम है, लेकिन फिशेस क्या बोल रहे हैं? हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हमें सर्वाइव करना है, तो हमें इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है? दे नीड टू ब्रीथ फास्टर। उनकी ब्रीदिंग का रेट हमारे ब्रीदिंग के रेट से ज्यादा होता है। नाउ दिस कुड बी आवर क्वेश्चन कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि एक्वेटिक एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्यों ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी में उसका कंसेंट्रेशन कम है। अब कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा स्पीड में ब्रीथ करते हैं। और बच्चों एक और बात, हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं? हम तो नोज से ब्रीथ कर रहे हैं ना। फिशेस जो होते हैं ना, दे ब्रीथ थ्रू माउथ, वो अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं बच्चों। मतलब मुंह ऐसे माउथ ओपन करेंगे, पानी अंदर अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो उस पानी में से जो ऑक्सीजन है वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। उस पानी में से वो ऑक्सीजन कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? गिल्स। देखो मैं इसको एक बार लिख के दिखाती हूँ। सो कैसे होगा? जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो कहाँ पे एंटर करेगा? माउथ में एंटर करेगा, और माउथ से वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? गिल्स के पास जाएगा। मतलब गिल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर गिल्स उसको किसको देंगे? ब्लड को देंगे, और ब्लड से वो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, वो जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और बदले में बॉडी पार्ट से यहाँ पर क्या आएगा? ब्लड में
कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा गिल्स के थ्रू और गिल्स उसको वहीं से एक्सेल कर देंगे। मतलब इनका इनहेलेशन माउथ के थ्रू होता है, इनका इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन को लेने का जो प्रोसेस है वो माउथ से हो रहा है, लेकिन एक्सेल करने का जो प्रोसेस है वो गिल्स के थ्रू हो जा रहा है। मतलब गिल्स के बाहर ना बच्चों क्या होते हैं, स्लिट्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, स्लिट्स यानी ओपनिंग। जैसे ये पोर हो गया, पोर ऐसा होता है, ठीक है, राउंड, ऐसे राउंड होता है, छेद जिसको बोलते हैं ना वो, और स्लिट ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग, ठीक है। जो स्लिट होता है वो रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है बच्चों। सो ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। पोर यानी हमारे हमारे नोज के पोर्स कैसे ऐसे राउंड, है ना, और इनके पास जो गिल स्लिट्स होते हैं ना वो इस तरह से रेक्टेंगुलर है। तो समझ में आ रहा है कैसे होगा? ये माउथ से पानी को अंदर लेंगे, ये माउथ से पानी को अंदर लेंगे, ठीक है, फिर माउथ से जो ऑक्सीजन, मतलब वो जो पानी के थ्रू जो ऑक्सीजन आया वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर गिल्स वो ब्लड को देंगे, ब्लड से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। अब बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो ब्लड में आ गया, ब्लड से गिल्स में गया और गिल्स उसको गिल स्लिट्स के थ्रू ही एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेल आउट कर देंगे। हमारे में ऐसा नहीं होता ना, हम तो क्या करते हैं, नोज से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से रिलीज करेंगे, बट इनका मैकेनिज्म अलग है। आई होप ये समझ में आया। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेटेड व्यू में देख लेते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जो पानी में डिसॉल्व्ड है बच्चों। तो ये देखो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो गया, यू कैन सी हियर, ओके। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लोअर, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट, सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इज मच लेसर देन द एयर, जितना एयर में ऑक्सीजन है उससे बहुत कम ऑक्सीजन वाटर में है। नेक्स्ट, सो देखो एयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, पानी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है। ये जो सर्कल सर्कल से यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम दैट कि एयर में बहुत ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। नेक्स्ट, सो यू कैन सी द डिफरेंस, ये जो एरो नोट डाउन कर रहे हैं ये लैंड, ये एटमॉस्फेयर का दिखा रहे हैं और ये आपको वाटर का दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, हेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स, मैंने कहा ये आपका क्वेश्चन है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स में क्यों फास्टर है, तो उसका रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। तो देखो फिश है, यहाँ पे आपको और डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे लेंगे। सो फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ, ये भी हम देख चुके हैं। ये देखो ये फिश है, फिश ने माउथ के थ्रू पानी अंदर लिया, फिर वो कहाँ पे गया, गिल्स के पास गया। सो दीज आर द गिल्स, ओके। गिल्स ने क्या करेंगे, गिल्स ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में, मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में एंटर करके बाहर, सी ऑक्सीजन अंदर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब ये जो गिल्स ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। लेन देन जिसको हम लोग बोलते हैं, लेन देन बच्चों जिसको हम लोग कहेंगे, तो उसको हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलेंगे। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से गिल्स की तरफ आ गया, गिल से ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, है ना, इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। ये एक्सचेंज का बेस क्या है? सो बच्चों वो है डिफ्यूजन। वो क्या है? डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन टर्म आप सभी ने सुना होगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन में देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है बच्चों। डिफ्यूजन सिंपली हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है, सिंपली हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। सो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि भाई पानी में, वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा था, गिल्स में कम होगा। सपोज यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये वाटर है और ये गिल्स है, ठीक है, सो पानी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, गिल्स में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम था। पानी में ज्यादा है, गिल्स में कम है, तो जो तुम्हारा पानी है वो हाई हो गया, गिल्स में लो हो गया, सो हाई टू लो मूव करेगा, तो ऑक्सीजन इसलिए गिल्स में एंटर करता है। पर गिल्स में CO2 का कंसेंट्रेशन क्या था? ज्यादा था, पानी में CO2 का कंसेंट्रेशन कम था, इसलिए गिल से पानी में CO2 एंटर करता है। तो याद रखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी वजह से होगा? डिफ्यूजन की वजह से होगा। डिफ्यूजन क्या है? इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन
जब चीजें हाई से लो की तरफ जाती है कंसंट्रेशन वाइज, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है बच्चों। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं बच्चों हम, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का। अगर जब हम एक रूम के किसी एक कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाते हैं बच्चों, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है। इसी तरह के डिफ्यूजन हमारी बॉडी में भी चलते हैं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी चलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, बस ये जो मैंने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया वो एक फिजिकल डिफ्यूजन हो गया, मतलब एक वो नॉन लिविंग सिस्टम में हो गया। और बाकी जो मैं ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सचेंज के बारे में बात कर रही हूँ वो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। पर डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन ही होगा ना, तो बेसिकली डिफ्यूजन क्या हो गया, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो कोई भी इस बात को भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अभी हमने क्या देखा, हमने फिश के बारे में देख लिया कि फिश कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। एज कंपेयर टू ब्लड, ब्लड के कंपेरिजन में ऑक्सीजन आपका पानी में ज्यादा होगा। मैंने टर्म गिल यूज किया था यहाँ पर। सो द ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, ब्लड में जाएगा। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, सो द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द वाटर। ओके, सो बच्चों ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स, ये एक्वेटिक एनिमल्स में हो गया। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सो ये देखो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ये जो पिक्चर है इसमें काफी सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, बर्ड्स है, मंकी है, टाइगर है, ह्यूमन है। सो दीज आर ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो लेंगे वो एयर के थ्रू लेंगे। ओके, अब इसके लिए सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, इस चीज के लिए सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और ज्यादातर केस में लंग्स है, बस सब में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस रहेगा। सबके लंग्स भी सेम नहीं रहेंगे, देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन। डिफ्यूजन तो हर जगह होगा, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ ना बच्चों वहां डिफ्यूजन होगा। इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस में भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सो कहीं पे भी अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है तो याद रखना वहां हमेशा डिफ्यूजन लगेगा। फ्रॉम हायर टू लो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस ऑर्गन्स हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स में, लंग्स देखो ये आपको पिंक कलर के जो देखने को मिल रहे, दीज आर लंग्स। लंग्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज ऐसे बलून शेप के स्ट्रक्चर्स है, यू कैन से दिस, दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोली। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एल्वियोली, है ना, बलून जैसी स्ट्रक्चर्स है। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ता है। जब भी बायो में कोई भी चीज याद रखो कि हम जब छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, कभी भी हम चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं या फोल्ड करते हैं, बायो में जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होगी या फोल्ड होगी, उसका एक ही काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। कैसे भी करके सरफेस एरिया तुम बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब वो जो रिस्पेक्टिव काम कर रहा है, जैसे अगर उसका काम एब्जॉर्प्शन का है तो एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा हो जाएगा, अगर उसका काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है तो वो काम ज्यादा हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई देखे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई देखे थे, तो उसमें भी क्या था, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे। विलाई क्या थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, फोल्ड्स थे। तो इससे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो वहां एब्जॉर्प्शन का काम अच्छा हो गया। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर इस तरह से बलून शेप के स्ट्रक्चर्स हमने डाल दिए जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा बच्चों, बहुत अच्छा होगा और काफी जल्दी होगा। ओके, चलो ऑक्सीजन लंग्स में गया, एनिमेटेड इज सिंपल, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर आया। बट दीज स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी। ये जो एल्वियोली है, लंग्स है, दीज आर वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी बॉडी के अंदर है, काफी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। ओके, सो सी दिस इज अ चेस्ट कैविटी, ये जो कैविटी तुम्हें देखने को मिली दिस इज चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। सो रेस्पिरेशन के दो फेजेस हो गए बच्चों जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, हमको अब देखना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। सो विल सी दैट कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होगा।
तो सेलुलर रेस्पिरेशन वैसे हम एक बार तो थोड़ा सा उसके बारे में देख चुके हैं, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू, इफ आई से सपोज लंग्स है, लंग्स में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आया, ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है। अब ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या मतलब, सारे सेल्स के पास जाएगा, सेल्स उसको यूज करेंगे, सेल्स वहां पे क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर से किस में जाएगा, लंग्स में, और लंग से किस में चला जाएगा, एयर में, दैट इज एक्सेल, है ना। ये पूरा पैसेज है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, कि यहाँ पे जब उसने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, जब बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन लिया, मतलब बॉडी के जो सेल्स ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, से आई ड्रॉ सेल ऑल्सो, सपोज दिस इज अ सेल, ये न्यूक्लियस है, तो इन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया और क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रिलीज किया। तो इन्होंने ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कैसे, मतलब उस बीच का जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और उसमें क्या होगा वो हम देखेंगे। अब समझ में आ रहा है, सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, पर कैसे किया, मतलब किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बना, कैसे बना, वो अब हमको देखना है, तो वो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था बच्चों, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था, ठीक है, ग्लूकोज है, सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज के बारे में बताया, हमने डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, वो क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होगा, पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होगा। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 2 पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहाँ पे होगी बच्चों, साइटोप्लाज्म में होगी। ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं बच्चों। सी अगेन उसको मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें होगा, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज होता है बच्चों 6 कार्बन का, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के। पायरुविक एसिड कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, ठीक है, नो ऑक्सीजन इज यूज्ड। यहां पे इस प्रोसेस में बच्चों कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। ये सभी ऑर्गेनिज्म में होगा, इररिस्पेक्टिव वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ये जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस का, ये स्टेप सभी में होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर क्यों ना हो, ठीक है, मल्टी सेल्युलर है या यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सभी ऑर्गेनिज्म में ये चीज हो रही है बच्चों, सभी में, सभी के अंदर ये चीज हो रही है। पहला स्टेप सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब इसके बाद पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है वो सब में अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद पायरुविक एसिड में क्या होगा वो सबका अलग होगा। तो हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या हो सकता है। तो पायरुविक एसिड के फेट हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं पायरुविक एसिड की बात करूं इनटू ईस्ट सेल, ईस्ट यानी इट्स अ फंगस, तो ईस्ट सेल में पायरुविक एसिड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं पायरुविक एसिड की बात करूं ईस्ट सेल में,
तो ईस्ट सेल में क्या होगा बच्चों, इस सेल में ये जो पायरुविक एसिड है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 कार्बन। तो एक पायरुविक एसिड से एक इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों जितनी भी अल्कोहल बनती है वो ईस्ट से ही तो बनती है। अल्कोहल लेने समझ रहे हो ना, दारू, ठीक है, वो जितनी भी अल्कोहल है दारू बनती है वो किसकी मदद से बनती है, ईस्ट की मदद से बनती है। क्योंकि ईस्ट क्या करता है, पायरुविक एसिड को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। ये जो इथेनॉल है वो अल्कोहल है, पर इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं ह्यूमन मसल सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है, ह्यूमन के जो मसल सेल्स हैं उसमें कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। कब होता है, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है बच्चों, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा ना कि बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो बॉडी क्या करेगी, फटाफट फटाफट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करने लगेगी। मतलब बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन करने लग जाएगी, और बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। बिना ऑक्सीजन के अगर रेस्पिरेशन किया गया, बिना ऑक्सीजन के अगर रेस्पिरेशन किया गया बच्चों, तो लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों। और लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा तो बहुत ज्यादा पेन कॉज करेगा। लैक्टिक एसिड्स के क्रिस्टल्स होते हैं तो हमारे मसल्स में चुभते हैं बच्चों। इसलिए देखो, अचानक से तुमने कभी एक्सरसाइज करी, वंस इन अ वाइल तुमने सोचा, 3 महीने 4 महीने बाद अचानक से तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे हेल्दी होना, और तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, सिंपल वॉकिंग भी करोगे, तो तुम्हारे मसल्स पेन करेंगे। उसका रीजन क्या है कि बॉडी को उतना ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है जितना तुम्हें उस वक्त चाहिए, उतनी एनर्जी की आदत नहीं है, ठीक है। सो बॉडी क्या करेगी, अब ऑक्सीजन तो उसको मिलेगा नहीं पर एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टिक एसिड। अगेन इसमें जो एटीपी है वो इतना ही मिलेगा, 2 एटीपी, बहुत कम मिलता है। ये दोनों जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं बच्चों, दीज आर बोथ एनएरोबिक, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये दोनों। देखो पायरुविक एसिड सब में बनेगा, इसके पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा जो पायरुविक एसिड है वो सब में बनेगा। जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ उससे पायरुविक एसिड बना, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में होगा, एरोबिक है एनएरोबिक है डजंट मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे एनएरोबिक है तो ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ह्यूमन के मसल सेल्स में इन सम सिचुएशन लैक्टिक एसिड बनेगा, और ज्यादातर केस में, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, ह्यूमंस में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है, उसमें क्या बनेगा बच्चों, आपके 6 टोटल, एक में से तो खैर आपके इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा अलोंग विद द वाटर वेपर, ठीक है। तो जो पायरुविक एसिड है दैट विल बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जो कि एन एरोबिक में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बहुत सारा एटीपी रिलीज करेगा बच्चों। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, ठीक है। सो ये याद रखना आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। फिर से हम इसको थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेल है, सेल के पास एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन होगा, ब्रोकन डाउन बाय द एनर्जी ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से वो ब्रेक होगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा बच्चों, बहुत सारी एनर्जी बनेगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्लूकोज हमने लिया उसे हमें बहुत सारी एनर्जी बनानी, तो वो एनर्जी ऑक्सीजन की मदद से रिलीज होगी। दिस एनर्जी इज एटीपी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस है। नेक्स्ट,
लेट अस सी द स्टेप्स। तो इनसाइड द सेल ये भी हम देख चुके हैं कि ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ब्रोकन डाउन होगा इनटू द पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज में 6 कार्बन, पायरुवेट में 3 कार्बन, इसलिए मैंने बोला था 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा सभी ऑर्गेनिजम्स के, और इस स्टेप को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब जो पायरुवेट है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात हो रही है। जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसका क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ और बहुत सारी क्या रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन आउट। ये देखो, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हावेवर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ये मैंने कहा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ह्यूमन के मसल्स जो है वो रिस्पायर करेंगे इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट्स शोइंग डम्बल, मतलब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पायरुवेट है वो ढंग से ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पायरुवेट है, सी वो खाली एनर्जी रिलीज कर रहा है पर 2 ही मॉलिक्यूल्स के रिलीज कर रहा है बच्चों, ज्यादा नहीं। तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ये भी मैंने कहा आपको, जिसकी वजह से पेन होता है हमें। ड्यू टू दिस द मसल्स फील्स फटीग, फटीग यानी थकना, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, ये भी हमने डिस्कस किया। ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट क्या बनाते हैं, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बना रहे हैं, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। एंड दिस इज अ चार्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट ईस्ट में होगा तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मसल सेल्स में हुआ तो लैक्टिक एसिड्स, और अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये हमने कंप्लीट किया रेस्पिरेशन के बारे में बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाय।